नमस्ते छात्रों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। हमने पिछले वाली कक्षा में मांग की लोच का अर्थ, सूत्र की स्थापना और मांग की लोच की जो श्रेणियां थी उसको बहुत अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग की लोच की जो विधियां हैं, यानी कि मांग की लोच के जो मान आ रहे हैं उनको किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो मांग की लोच के जो हम विधियों को पढ़ रहे हैं इनमें 3 प्रकार की विधियां हैं: प्रतिशत विधि, रेखागणित या बिंदु लोच विधि और एक आ रहा है कुल व्यय विधि। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि हमने जब सूत्र की स्थापना की वो, और ये बिल्कुल कॉमन है, इसका जो प्रतिपादन था प्रोफेसर फ्लक्स ने किया। यहां से हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो प्रोफेसर फ्लक्स ने इसका प्रतिपादन किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत विधि है, तो आपका जो सूत्र आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा: मांग की लोच, यानी कि हम प्रतिशत के आधार पर आपको सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमने पहले लिखा था कि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में जो प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन होता है। तो स्पेशली हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रतिशत विधि। तो यह आ जाएगा, सबसे पहले परिवर्तन हम लेके आ रहे हैं कीमत में, तो यह आ जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और इसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो बटा के ऊपर आ जाएगा मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मैं छात्रों एक बात बार बार रिपीट करता हूं, और वो ये है कि जिसमें पहले परिवर्तन हो रहा है उसे बटा के नीचे लिखना है, जिसमें बाद में परिवर्तन हो रहा है उसे बटा के ऊपर लिखना है। ये विशेष करके ध्यान रखें। हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, जैसा कि हमने ठीक पहले वाली क्लास में Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100 बटा कीमत आ रही है, तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन प्रारंभिक कीमत इंटू ये आपका आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। बटा के ठीक ऊपर वाली चीजों को यूं का यूं लिखते हैं हम, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू, फिर बटा के बटा आ रहा है तो संख्या पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1। हम इसको इधर लिख सकते हैं गुणा भाग में। अगर नीचे की संख्या जो है या बटा के ऊपर की संख्याओं को अगर इनको आपस में अगर बदलते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये आ जाएगा Q2 माइनस Q1 अपॉन, इसको इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन, और इसको अदर ये आ जाएगा आपका Q1। ये जो आ रहा है Q2 माइनस Q1 ये परिवर्तन आ रहा है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। तो ये जो आपका मेन सूत्र आ जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमको विशेष करके याद रखना है। तो ये आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी वन अपॉन क्यू वन। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा P2 माइनस P1। तो हमने हुबहू इसी सूत्र को पहले भी देखा और इससे संबंधित हमने 2 न्यूमेरिकल भी किए, तो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमें स्पेशली ये वाला सूत्र याद रखना। मैं एक बार फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, डेल्टा क्यू ऊपर आएगा और डेल्टा पी नीचे आएगा। ऐसा नहीं आप सूत्र याद करते समय कंफ्यूज हो जाए और डेल्टा पी को ऊपर डेल्टा क्यू को नीचे लिख दे ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 अपॉन Q1। तो ये हमारी पहली विधि आ रही थी प्रतिशत विधि, जिसे प्रोफेसर फ्लक्स ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो सेकंड विधि आ रही थी, यानी कि आपकी रेखा गणितीय या बिंदु लोच विधि। नेक्स्ट आ रहा सेकंड, ये आ रहा रेखा गणितीय या बिंदु लोच विधि। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये विधि इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेखागणितीय और बिंदु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेखागणितीय या बिंदु लोच, यानी कि आपका यदि अगर कोई मांग वक्र हो उसके किसी एक बिंदु पर यदि आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर हम एक स्पर्शरेखा खींचते हैं जो दोनों अक्षों को मिला देती है, और तत्पश्चात हम आगे सूत्र की स्थापना के माध्यम से मांग की लोच ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम समझे, सबसे पहले ये आपका कोई मांग वक्र है और इसके किसी बिंदु पर आपको मांग की लोच अगर ज्ञात करनी है, तो जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है उस पर हम एक स्पर्शरेखा खींचेंगे जो दोनों अक्षों को मिला देती है। तो इस पर हम इस प्रकार से हमने एक स्पर्शरेखा खींची। ये पी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी, हमने ए बी स्पर्शरेखा खींची, है ना। तो हमें एक डीडी मांग वक्र दे रखा है, पी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है, इसको मिलाते हुए हमने एक स्पर्शरेखा खींची जो दोनों अक्षों को मिलाती है। तत्पश्चात हमारा जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा बिंदु से, यानी कि जिस बिंदु से अपन को मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो बिंदु से निचला भाग, बिंदु से
निचला भाग अपॉन बिंदु से ऊपरी भाग। ठीक है, ये आपकी मांग की लोच है ना। अब पी बिंदु पर आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है, तो पी बिंदु पर अगर अपन मांग की लोच अगर ज्ञात करते तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, कब पी बिंदु से निचला भाग, तो हम ये जो देखेंगे वो स्पर्श रेखा के संदर्भ में देख रहे हैं, तो स्पर्श रेखा में पी बिंदु से निचला भाग तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पीबी, और पी बिंदु से ऊपरी भाग वो आपका क्या आ जाएगा, एपी, या हम इसे पी ए भी लिख सकते हैं ना, या आप एपी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा, और इसी सूत्र के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी अगर मांग वक्र दे रखा है तो उसके ऊपर हम किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी विधि के अंतर्गत यदि अगर एक सरल रेखा आपको दे रखी है तो उस सरल रेखा पर विभिन्न बिंदु लोच के माप क्या हो सकते हैं, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमें कोई एक स्पर्श रेखा के रूप में एक सरल रेखा दे रखी है, और इसके ऊपर बिंदु, हमारे जो बिंदु आ रहे हैं ये हमारी कोई ए ई रेखा है, ये आ जाएगा बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, और ये आ जाएगा बिंदु ए। ये हमें 5 बिंदु दे रखे हैं और हमें इन पे क्या करना है, मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम मानते हैं ए ई बराबर कोई हमें 6 सेंटीमीटर की रेखा दे रखी है ना, इसके आधार पर हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब समझना, अगर 6 सेंटीमीटर की रेखा दे रखी है तो हम विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसे ज्ञात करें। ए बिंदु पर देखें, ये आपका ए बिंदु है, ए बिंदु पर निचला भाग कितना हो जाएगा, निचला भाग 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी भी संख्या में शून्य का भाग, यहाँ छात्रों बहुत स्पेशली ध्यान देना, किसी भी संख्या में अगर शून्य का भाग देते हैं तो अनंत आता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम ये मान लेते हैं कि निचला भाग 4 आ रहा है, ऊपर का भाग 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4/2, आंसर आ जाएगा 2। सी बिंदु पर देखें, ठीक सेंटर में आ रहा है, निचला भाग 3, ऊपर का भाग 3 मान लिया, ये आपका आ गया 1। फिर डी बिंदु पर हम देखें, निचला भाग तो हम 2 मानते हैं, ऊपर का भाग 4 मान लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 0.5। और ई बिंदु पर अगर हम देखें तो इस स्थिति में निचला भाग क्या हो जाएगा, 0, और ऊपरी भाग हो जाएगा 6। तो 0 में किसी संख्या का भाग तो वो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यह विशेष करके ध्यान रखना ए और ई बिंदु में, है ना। और इसको एक तरीका और भी है, लेकिन पहले ही समझ जाए कि किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, अनंत आएगा। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और वैसे भी देखो कैसे हमें पता चल सकता है। अब यहाँ समझना, हमने यहाँ क्या लिखा, ए बिंदु पर मांग की लोच क्या आ रही है, इकाई के बराबर आ रही है। यहाँ देखते हैं मांग की लोच क्या आ रही है, 1 से अधिक आ रही है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो जब इकाई के बराबर है, 1 से अधिक है, तो बढ़ते बढ़ते यहाँ का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये आ जाएगा एडीज 1 से कम है, और ये आपका 1 से कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा भी आ सकता है कि यदि किसी सरल रेखा के ठीक मध्य में है, और यदि अगर हम बाईं ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, दायां बायां हमें कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका ठीक सेंटर बिंदु है जब मान की लोच इकाई के बराबर, और यहाँ से हम अगर बाईं ओर बढ़ते हैं तो मान की लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मान की लोच जब बाएं बढ़ेंगे तो मान की लोच क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। इकाई के बराबर है, फिर इकाई से अधिक, और बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो एक सरल रेखा पर विभिन्न बिंदु लोच के माप के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये विशेष करके ये एक अच्छा टॉपिक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी जो तीसरी विधि है। तीनों ही विधियां अपने आप में महत्वपूर्ण है, और तीनों ही विधियां सरल भी है, इसलिए सभी विद्यार्थी किसी भी एक विधि को नहीं छोड़े। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपकी जो तीसरी विधि आ रही है, ये आ रही है कुल व्यय विधि। और इसका जो प्रतिपादन किया था, यहां से स्पेशली क्वेश्चन बनता है ना, प्रोफेसर मार्शल, है ना। क्या कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया था, वो किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने। अब समझना, आपको इसमें जो रिलेशन देखना है वो कीमत और कुल व्यय में देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि इसके आधार पर मांग की लोच को 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले देखिए इस विधि के अंतर्गत आ क्या रहा है, इस विधि के अंतर्गत कीमत और कुल व्यय के मध्य संबंध देखते हैं। कीमत और कुल व्यय में संबंध के द्वारा हम मांग की लोच के विभिन्न माप निकाल सकते हैं। अब इनमें हम 3 माप निकाल सकते हैं। इकाई से अधिक, इकाई से अधिक किस कंडीशन में होगा, तो इकाई से अधिक जो आएगा वो इस स्थिति में आ सकता है कि जब वस्तु की कीमत, देखो समझना, जब कीमत और कुल व्यय के बीच में जब विपरीत संबंध होता है, कीमत और कुल व्यय के बीच में यदि विपरीत संबंध होगा तो मांग की लोच इकाई से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं यदि अगर कीमत बढ़ जाए और कुल व्यय क्या हो जाए, कम हो जाए,
या फिर ऐसा हो सकता है, सॉरी, कीमत बढ़ जाए, और कीमत यदि अगर कम हो जाती है और कुल व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो अब ऐसी स्थिति में जो आपकी मांग की लोच होगी वो क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। हमको ये दे रखा है कीमत, फिर आपको क्वांटिटी दे रखी है, और फिर आपको कुल व्यय दे रखा है। लेकिन आपको जो रिलेशन देखना है, किसमें देखना है, कीमत में और कुल व्यय, इनमें रिलेशन देखना है। वस्तु की कीमत 5 रुपए, हम अगर ऐसी कंडीशन में उसकी 4 इकाइयां ले रहे हैं उस वस्तु की, तो हमारा जो कुल व्यय होगा वो कितना हो जाएगा, या हम जैसे 8 इकाइयां ले लेते हैं, तो हमारा जो कुल व्यय हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यदि कीमत घटकर 4 हो जाती है, अब कीमत अगर घटती है तो आपका नियम क्या बोल रहा है, कि कीमत के कम होने पर मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और मात्रा अगर मान लो अधिक होकर अगर 12 हो जाती है, तो आपका जो कुल व्यय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब आपको रिलेशन देखना है कीमत और कुल व्यय में, तो ये देखो कीमत में क्या आई है, कमी आई है ना, और कुल व्यय क्या हो गया, देखो यहाँ कुल व्यय, देखो कुल व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। तो कीमत तो हो रही है कम और कुल व्यय हो रहा है ज्यादा, पहले से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो मांग की लोच होगी वो क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक हो जाएगी। यानी कि कीमत और कुल व्यय के मध्य जब विपरीत संबंध होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेकंड, इसी के अंदर सेकंड जो आ रहा है वो आ रहा है कि मांग की लोच इकाई के बराबर। अब ऐसा किस कंडीशन में होता है, तो ये समझना, जब कीमत और कुल व्यय में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। यदि अगर कीमत बढ़ जाती है, सॉरी, इसमें जो परिवर्तन होगा का कीमत बढ़े या घटे, कुल व्यय में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या हो जाएगी, आपकी इकाई के बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर कीमत बढ़ जाती है और कुल व्यय आपका क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत कम हो जाती है तो भी आपका जो कुल व्यय होगा वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच आपकी क्या हो जाएगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। हम एग्जाम्पल से देखते हैं, कीमत, मात्रा और कुल व्यय, लेकिन आपको रिलेशन किसमें देखना है, कीमत में और कुल व्यय में, रिलेशन यहां देखना है। वस्तु की कीमत 5, हम 8 इकाई ले रहे हैं, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40। कीमत कम हो जाती है, 4 हो जाती है, अब कीमत कम होगी तो मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन आपका जो खर्चा हो रहा है वो क्या हो रहा है, 40 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या देखना कि कीमत में क्या आई, कमी आई, लेकिन कुल व्यय है वो क्या है, अपरिवर्तित है, यानी कि पहले यथावत रहा है ना, यानी कि 40 का 40 ही है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी मांग की लोच हो जाएगी वो हो जाएगी इकाई के बराबर। तो देखो इकाई के बराबर किस कंडीशन में हो सकती है, जब कीमत बढ़े या घटे लेकिन कुल पर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच होगी वो इकाई के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का तीसरी, इकाई से कम। इट इज लेस देन 1। देखो समझना, इसमें क्या हो रहा है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़े, कीमत के कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाए, यानी कि कीमत और कुल व्यय में यदि अगर एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कीमत, मांगी गई मात्रा, और फिर आपका आ रहा है कुल व्यय। तो देखो कीमत अगर बढ़ जाती है ना, या पहले हम देख लें, कीमत 5 है, हमने क्या 8 इकाई ली, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है ना, 40। अब देखो कीमत घट गई, कीमत हो गई 4, अब कीमत कम होने से मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। हमने कीमत को कम किया, मात्रा बढ़ी है ना, चूंकि ये तो रूल से मांग का नियम है। अब ऐसे स्थिति में आपका जो कुल खर्चा वो क्या हो गया, 36। अब यहां पर देखना, जो प्राइस आ रही उसमें क्या आई, कमी आई, लेकिन यहां देखें टोटल एक्सपेंडिचर जो आ रहा है उसमें भी क्या आ गई, कमी आ गई, यानी कि कीमत कम हो रही है और कुल में भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कीमत और कुल में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो मांग की लोच जो वो क्या हो जाएगी, इकाई से कम हो जाएगी। देखो बहुत इजी है, हम इसे एक बार समरी के रूप में लिखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर 3 माप देख रहे हैं हम, है ना। तो हमने देखा था, सबसे पहले समझना बहुत इजी है, कीमत, हम रिलेशन देख रहे हैं कीमत और कुल व्यय के बीच में, और ये आ रही है आपकी मांग की लोच क्या रहेगी। देखो अगर कीमत बढ़ जाती है, कुल व्यय अगर कम हो जाता है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए, मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक। या यूं कह सकते हैं कीमत कम हो जाए और कुल व्यय बढ़ जाए, विपरीत दिशा में रिलेशन है, ऐसी स्थिति में आपकी मांग की लोच क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक। फिर नेक्स्ट देखते हैं
कीमत बढ़े या घटे, लेकिन कुल व्यय क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। यानी कि आपका जो कुल व्यय रहेगा वो यथावत रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इकाई के बराबर। यानी कि कीमत के बढ़ने या घटने पर कुल व्यय में अगर परिवर्तन नहीं होने पर मांग की लोच इकाई के बराबर। और यदि कीमत बढ़ जाए, कुल व्यय भी बढ़ जाए, और कीमत कम हो जाए और कुल व्यय भी कम हो जाए, यानी कि एक ही दिशा में परिवर्तन होगा, तो मांग की लोच जो होगी वो इकाई से कम होगी। देखो बहुत इजी लग रहा है अब आपको। देखो वापस समझना, कुल व्यय विधि प्रोफेसर मार्शल ने कीमत और कुल व्यय के मध्य संबंध, फिर हम इसे इस प्रकार से बांट दिया, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए या कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में जो आपकी मांग की लोच होगी वो क्या हो जाएगी? इकाई से अधिक। और कीमत के बढ़ने या घटने पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है, ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या हो जाएगी? इकाई के बराबर हो जाएगी। और यदि अगर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े, कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम हो जाएगी। थोड़ा सा अगर डायग्राम के रूप में देखें तो हम इसे, इसका जो डायग्राम हो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो ये ऋणात्मक ढाल है, फिर ये और ये, तो इधर तो दिखा रहे हैं हम कीमत, और ये आ रहा आपका कुल व्यय। देखो यहां समझना, यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि ए बी सी और ये डी बिंदु है, तो ये विपरीत संबंध आ रहा है, कीमत बढ़ रही है कुल व्यय कम हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इकाई से अधिक। यहाँ पर कीमत बढ़े या घटे, कुल व्यय कांस्टेंट बराबर इतना ही रहेगा, तो मांग की लोच क्या हो जाएगी? इकाई के बराबर। और ये क्या हो रहा है? कीमत अगर बढ़ रही है तो देखो कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह जो मांग की लोच हो जाएगी वो इकाई से कम हो जाएगी। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कुल व्यय विधि के अनुसार यदि अगर मांग की लोच इकाई से अधिक है, ऐसी स्थिति में जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? ऋणात्मक ढाल का। क्यों? क्योंकि इनमें क्या आता है? विपरीत रिलेशन आता है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? ऋणात्मक ढाल का बन जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों विधियां थी और तीनों ही विधियां बहुत ही ईजी थी। वापिस समझे क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? मार्शल की कुल व्यय। सबसे पहले पढ़ा हमने प्रतिशत विधि, प्रोफेसर फ्लक्स ने इसका प्रतिपादन किया था, और सूत्र बहुत ईजी था। क्या लिखा था हमने? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी वन अपॉन क्यू वन। बस कल इतना सा ध्यान रखना है, डेल्टा क्यू क्यू टू माइनस क्यू वन और डेल्टा पी पी टू माइनस पी वन। तो बस कल इतना सा ध्यान रखना है। फिर आ रहा बिंदु लोच विधि, रेखागणित विधि। जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी उसके ऊपर हमें एक स्पर्शरेखा जिससे दोनों अक्षों को मिला देती है, और उस बिंदु से निचला भाग बटा उस बिंदु से ऊपरी भाग, है ना। तो कल इस सूत्र की स्थापना से अपन एक सरल रेखा माप ज्ञात कर सकते हैं। और फिर लास्ट में अपन ने पढ़ा था कीमत और कुल विधि मार्शल द्वारा प्रतिपादित है, और विपरीत दिशा में रिलेशन आता है कीमत और कुल में इकाई से अधिक, एक ही दिशा में परिवर्तन आता है इकाई से कम, और अगर कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है तो इकाई के बराबर मांग की लोच होती है। तो तीनों लोच की श्रेणियां बहुत सरल है। अब छात्रों एक चीज और इनमें छूट रही है, और वो है, हमने जब मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी थी, तो जब मांग की लोच इकाई के बराबर थी, ऐसी स्थिति में हमने मांग वक्र की आकृति कैसी बताई थी? सोचो थोड़ा सा, क्या बताया था कि जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तब ऐसी स्थिति में वक्र की आकृति कैसी होगी? 3 बार वक्र की आकृति पूछी थी हमने। देखो वापस समझना, जब मान की लोच इंफिनिटी थी तो आपका वक्र कैसा बन रहा था, है ना? ये आपका एडी बराबर इंफिनिटी, यानी कि ओ एक्स अक्ष के समांतर। और यदि अगर मांग की लोच अगर शून्य थी, ऐसी स्थिति में आपका जो वक्र बन रहा था कैसा बन रहा था? इस प्रकार से, यानी कि मांग की लोच शून्य है और वक्र जो बनेगा वो क्या बनेगा? ओ वाई अक्ष के समांतर। यहां जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ओ एक्स अक्ष के समांतर। और तीसरा हमने पढ़ा था जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो वक्र कैसा बनता है? आयताकार अतिपरवलय, है ना, जिसे हम आयताकार अध्ययन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी उस समय कि सर हमने याद तो कर लिया लेकिन आयताकार अतिपरवलय होता क्या है? तो ये समझना कि वह वक्र, कोई भी वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर आंतरिक क्षेत्रफल यदि अगर बराबर रहता है तो उस वक्र को हम आयताकार अतिपरवलय वक्र बोलते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई वक्र डीडी मांग वक्र दे रखा है, हमारे पास में कोई बिंदु दे रखे हैं ए बी और सी। देखो समझना ध्यान से, एबीसी पर आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आयत बन रहा है, हर जो बिंदु होगा वहां पर एक आयत बन रहा है ना। तो ए बिंदु पर अगर आयत बन रहा है तो ए बिंदु पर क्या हो रहा है कि देखो इसकी जो लंबाई आ रही 8, चौड़ाई आ रही 2, ये आ गया आपका 8 इंटू 2, तो एरिया क्या आ गया, है ना, 16। बी बिंदु पर देखें 4 ये भी है 4 ये भी है, तो ये आपका आ जाएगा 16। और सी बिंदु पर देखें
तो क्या आ जाएगा, सी बिंदु पर 2 इंटू 8, तो ये भी आ जाएगा 16, यानी कि आंतरिक क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। हो सकता है यहाँ 1 करें और फिर यहाँ आ जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 16। फिर इस प्रकार से भी ऐसे होगा, यहाँ 1 और फिर ऊपर आ जाएगा 16, तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर जो आंतरिक क्षेत्रफल आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस वक्र को हम क्या बोलते हैं, आयताकार अतिपरवलय वक्र बोलते हैं। तो मान किलो इकाई के बराबर होने पर जो बनने वाला वक्र होगा वो आयताकार अतिपरवलय होगा, या आयताकार अतिपरवलय वक्र पर मान किलो क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। तो छात्रों, मुझे पूरी उम्मीद है ये तीनों जो विधियां आज हमने पढ़ी है, प्रतिशत विधि, फिर रेखागणितीय या बिंदुलोच विधि और मार्शल की कुल विधि, ये बहुत इजी लगी होगी, और साथ ही साथ जो आयताकार अतिपरवलय वक्र है उसका अर्थ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगली वाली क्लास में जो इसके अभ्यास क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों का अपन हल करेंगे। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें और वीडियो को ध्यान से देखें।